जय माता दी दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आया हूँ कटरा श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन मैं करवाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से विंटर अपडेट्स मिलने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के। नवंबर में कैसा रहता है यहाँ का मौसम, यहाँ अगर आप सर्दियों के मौसम में आने का प्लान कर रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी जी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। महामाई वैष्णो देवी जी जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर के कटरा के पास त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। यहाँ तक श्रद्धालु 12 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँचते हैं। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, जब तक उसका बुलावा नहीं आता तब तक उसके दर्शन कोई कर नहीं सकता, और अगर एक बार उसका बुलावा आ जाए तो कोई आपको उसके दर्शन करने से रोक नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि जब मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा तो मैं माता के दर्शनों के लिए आऊँगा। मैं पिछले 9 महीने से ट्रिप प्लान कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। लेकिन फिर अचानक मैंने दिवाली वाले दिन अपनी 2 टिकट बुक कर दी 3rd AC की अगले दिन के लिए। पहले तो 80 सीट अवेलेबल दिख रही थी, लेकिन पेमेंट करते ही टिकट वेटिंग में चला गया। एक टिकट 25 की वेटिंग और दूसरा 26। 1 घंटे बाद वेटिंग 12-13 रह गई। तो मुझे लगा कि अब तो ट्रेन के निकलने के टाइम तक दोनों टिकट कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन अगले दिन 2 बजे तक भी टिकट के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया। ट्रेन 8:50 की थी, तो मैंने जाने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। इसीलिए मैंने कोई पैकिंग भी नहीं की थी और मैं अपने काम से बाहर चला गया। लेकिन जब ट्रेन का चार्ट तैयार हुआ 4 घंटे पहले, तो मेरे पास रेलवे का एक SMS आया कि 1 टिकट कंफर्म और 1 वेटिंग। इस समय शाम के लगभग 5 बज रहे थे। ट्रेन 8:50 की थी, यानी मेरे पास लगभग 4 घंटे का टाइम था स्टेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर था, लगभग 1 घंटे की दूरी पर, और मेरे घर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और क्योंकि मैंने कोई पैकिंग भी नहीं की थी, तो तैयारी में भी कम से कम 1 घंटे का टाइम लगना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि मैं रिफंड ले लूँ, या फिर दूसरा यात्रा के लिए निकल जाऊँ। लेकिन अगर मैं यात्रा के लिए निकलता हूँ तो पूरा रिस्क था ट्रेन मिस होने का। लेकिन फिर भी मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और मैं अपनी वाइफ और बेटे को लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। और माता रानी की कृपा से हम बिल्कुल ठीक टाइम पर स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन अभी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी एक ही टिकट कंफर्म हुई थी और वो भी ऊपर वाली बर्थ थी। उस पर बच्चे के साथ 2 लोगों का एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था। TT से भी मैंने बात की कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए, तो उसने भी मना कर दिया क्योंकि ट्रेन एकदम फुल थी। फिर मैंने ट्रेन में हाउसकीपिंग वाले एक बंदे से बात की और उसने मेरे सोने का जुगाड़ किया इस खोखे में। इसके अंदर घुसना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे रात बीती और हम सुबह 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कटरा तक आप रेल, सड़क और हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जम्मू में। कटरा रेलवे स्टेशन पर IRTC का एक बहुत ही बढ़िया सा लाउंज बना हुआ है, जहाँ आपको खाने पीने की सभी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन पर आपको एक और नया रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। वैसे तो इसकी सीटिंग बाहर भी है, लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेल के डब्बे में भी आ सकते हैं, जिसे नाम दिया गया है माँ तारा एक्सप्रेस। कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी के माध्यम से आप कटरा बस स्टैंड या फिर बाणगंगा तक जा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड तक का ऑटो का किराया है 160 रुपये और बाणगंगा तक का 260 रुपये। कटरा में आपकी प्रीपेड सिम नहीं चलेगी, तो अगर आप यहाँ आकर सिम लेना चाहते हैं तो एयरटेल या जियो की सिम आपको 300 से 350 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। कटरा पहुंचकर मैंने एक होटल में रूम ले लिया फ्रेश होने के लिए, जो कि मुझे मिला 600 रुपये में। और रूम लिया है सिर्फ इसके लिए। इसने सुसु पोटे नहीं करी बिल्कुल भी। ट्रेन के अंदर इतना सा भी सुसु नहीं किया। और बस यहाँ से फ्रेश होकर के हम निकलेंगे बाहर। और अभी पहले मैं अपने ब्रश वश कर लूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा पर्ची लेने के लिए। फिर ये जाएगा वॉशरूम में। कितना गंदी शक्लें बना रहा है ये। तो मैं पर्ची लेकर के आता हूँ और ब्रश वश करता हूँ, फिर मिलते हैं बाहर। आप अगर चाहें तो यहाँ बहुत सस्ते में आपको रूम्स और डॉर्मेटरी मिल जाएंगे त्रिकुटा भवन और निहारिका कॉम्प्लेक्स में, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यहाँ आपको भोजनालय की सुविधा भी मिल जाएगी। मैं करीब 10:30 बजे नहा धोकर अपने रूम से बाहर निकला और अपना RFID कार्ड बनवा लिया, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बिना आपका RFID कार्ड नहीं बनेगा।
RFID कार्ड आपको कटरा में कुल 5 जगहों से मिल जाएगा और ये 5 जगह हैं कटरा बस स्टैंड, त्रिकुटा भवन, शेरली हेलीपैड, ताराकोट मार्ग और निहारिका कॉम्प्लेक्स। RFID कार्ड बनवाने के बाद नाश्ता करके लगभग 12 बजे मैंने ऑटो लिया बाणगंगा के लिए, जिसके लिए मुझे 210 रुपये पे करने पड़े। तो जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की, जय माता की। लेकिन उस ऑटो वाले ने मुझे बुद्धू बना दिया। उसने कहा कि ऊपर अब प्रसाद नहीं मिलता है और ना ही चढ़ावे में कैश चढ़ता है, इसलिए अगर आपको प्रसाद लेना हो तो यहीं से प्रसाद लेकर के जाना। तो मैंने प्रवेश द्वार से पहले ही उसकी बताई हुई दुकान से प्रसाद ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप भवन पर पहुंचकर भी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित भेंट शॉप से प्रसाद ले सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से करीब 10-15 मिनट में मैं प्रवेश द्वार तक पहुंच गया और मैंने अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ प्रवेश द्वार पर एक सिक्योरिटी चेक होता है। यात्रा पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ें ले जाना सख्त मना है। यहाँ श्राइन बोर्ड द्वारा एक कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आप जब भी अपनी यात्रा प्लान करें तब आपको महज एक कॉल पर मौसम से लेकर होटल और हेलीकॉप्टर सेवा तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर 1800-180-7212 पर कॉल करके ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नाश्ते गाते और माता के जयकार लगाते हुए हम यात्रा में आगे बढ़े। भीड़ काफ़ी अच्छी खासी दिख रही थी। यहाँ जगह जगह क्लॉक रूम्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे बढ़ने पर ही घोड़े खच्चर और पिट्ठू का बुकिंग काउंटर है और इनके रेट्स कुछ इस तरह से हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल ही यात्रा को पूरा करें। यहाँ बच्चों को कैरी करने के लिए भी ये बाबा गाड़ी मिल जाएंगी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम यात्रा के पहले पड़ाव पर पहुँचे, जिसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ साफ सफाई की काफ़ी कमी दिखाई दी। मेरा बेटा अभिमन्यु होटल के गर्म पानी में नहीं नहाया, लेकिन यहाँ बाणगंगा के बर्फीले पानी में छलांग लगा लगा कर नहाया। रास्ते में आपको और भी कुछ बहुत ही बेहद खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ आप दर्शन के साथ साथ रेस्ट भी कर सकते हैं। यात्रा का अगला पड़ाव आता है चरण पादुका पर। यहाँ आप बाणगंगा से 425 सीढ़ियों की सहायता से भी पहुँच सकते हैं। चरण पादुका वो स्थान है जहाँ माता ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो यहाँ माता के चरणों के निशान छप गए थे। इसीलिए इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। चरण पादुका क्रॉस करने के बाद पहाड़ों का पहला व्यू देखने को मिला। यात्रा मार्ग पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं और लगभग पूरे ही ट्रैक पर शेड बना दी गई है। हालांकि ये सब यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में एक एडवेंचर वाला एलिमेंट था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है और इसी वजह से आपको यात्रा करते टाइम पहाड़ों के बहुत कम व्यू देखने को मिलेंगे। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद ही आप पहाड़ों के व्यूज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। रास्ते में आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जहां पर आप रुककर हल्के फुल्के स्नैक्स भी ले सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। नवंबर के महीने में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। अगर दिन में धूप हो तो ट्रैक करते टाइम आपको थोड़ी गर्मी लग सकती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। और अगर आप नवंबर के एंड में यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मौसम आपको थोड़ा ठंडा ही मिलेगा, तो अपने गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर कैरी करें। यात्रा का अगला पड़ाव आता है अर्धकुंवारी पर। यहाँ मैं करीब शाम को 4:30 बजे पहुँच गया। यहाँ मैंने रुककर थोड़ा रेस्ट किया और खाना खाया। खाना खाने के लिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे सागर रत्ना, मैकडोनल्ड, और इसके अलावा यहाँ भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ आपको राजमा चावल सिर्फ 45 रुपये में मिल जाएंगे। गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेना होगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो 30 से 36 घंटे की वेटिंग चल रही थी। यहाँ रुकने के लिए फ्री धर्मशाला भी आपको मिल जाएगी भगवती भवन में, और शैलपुत्री भवन में आपको डॉर्मेंट्री मात्र 150 रुपये में मिल जाएगी, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन भी की जा सकती है। अर्धकुंवारी यात्रा का मिड पॉइंट है। यहाँ पहुँचकर यात्रा आधी पूरी हो जाती है। लोग यहाँ रुककर रेस्ट करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ कंबल बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको गर्भजून गुफा में नहीं जाना है तो आप यहाँ बने मंदिर में माता के दर्शन करके भवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से भवन के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं। पहला, जो कि पौराणिक मार्ग है, सांझी छत से होते हुए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी चढ़ाई
खड़ी है। और दूसरा रास्ता है हिमकोटी मार्ग, जो कि नया मार्ग बनाया गया था यात्रियों के लिए। इस टनल के थ्रू हिमकोटी मार्ग पर जाया जा सकता है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:45 और यहाँ से ये दिख रहा है कटरा शहर का व्यू। अंधेरे में जगमगाती लाइट्स बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। टनल पार करके हम हिमकोटी मार्ग पर आ गए और यहाँ से भवन तक की दूरी है लगभग 5.5 किलोमीटर। यहीं से थोड़ा पीछे एक डाइवर्जन पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, कर्दवारी के लिए और एक भवन के लिए। और वहाँ से आपको बैटरी कार मिल जाएंगी, जिसके लिए टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बुक कर सकते हैं। जो यहाँ ऑफलाइन काउंटर है वो सुबह 10:30 बजे खुलता है और हिमकोटी से भवन तक का किराया 354 रुपये लगता है। मैं भवन तक 9:30 बजे पहुँच गया। भवन में आप अपने साथ कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको अपना सामान लॉकर में रखना होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो लॉकर के लिए लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। लॉकर के लिए 4 से 5 घंटे की वेटिंग चल रही थी। मेरे साथ 5 साल का मेरा बेटा था और रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपना फ़ोन और सामान एक प्रसाद वाली दुकान पर रख दिया। लेकिन उस प्रसाद वाले भाई ने इसके बदले में मुझसे कम से कम 500 रुपये का प्रसाद लेने को कहा। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, इसलिए मुझे वो 500 रुपये का एक्स्ट्रा प्रसाद लेना पड़ा, जबकि मैं ऑलरेडी प्रसाद ले चुका था। लेकिन मेरे वो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए वो पूरे के पूरे वसूल हो गए, क्योंकि अगले 1.5 घंटे में रात को करीब 12:30 बजे मैं दर्शन करके बाहर आ गया था। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि बाणगंगा के बाद से पूरा रास्ता मैंने अपने बेटे को कंधे में बिठाकर कवर किया था। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें भवन पर कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं मिली, तो इसलिए हमने खाना खाने के बाद शेड के नीचे ही बैठकर 2 घंटे रेस्ट किया और फिर भैरव मंदिर के लिए करीब 3:45 बजे चढ़ाई शुरू की। ये चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा खड़ी है और इसीलिए काफ़ी मुश्किल भी है। भवन से भैरव मंदिर तक की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप चाहें तो भवन से भैरव मंदिर तक रोप वे के माध्यम से मात्र 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। इसकी बुकिंग सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होती है और शाम को 6:30 बजे रोप वे ऑपरेट नहीं करती। इसका किराया आने जाने का पर पर्सन 100 रुपये है और 2 घंटे के अंतराल में आपको अपनी आने जाने की जर्नी पूरी करनी होती है, नहीं तो टिकट एक्सपायर हो जाता है। और 10 साल तक के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। आप भैरव मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों वाला शॉर्टकट रास्ता भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी हैं और काफ़ी खड़ी भी हैं। हम करीब सुबह 5 बजे भैरव मंदिर पहुंच गए और 10 से 15 मिनट में दर्शन करके बाहर आ गए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने करीब 5:30 बजे नीचे उतरना शुरू कर दिया। भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही माता वैष्णो देवी जी के दर्शन पूरे हुए। दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए। हालांकि यात्रा के दौरान कुछ कठिनाइयां भी आईं, लेकिन माता रानी की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान होता चला गया और हम यात्रा में आगे बढ़ते चले गए। हम सांझे छत वाले रास्ते से नीचे उतरे। नवंबर के महीने में यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, खासकर रात के वक्त, और दिसंबर का महीना आते आते यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नवंबर में टेम्परेचर 17 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन दिसंबर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है और दिसंबर के एंड में यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ जनवरी का महीना सबसे ठंडा रहता है, तो अगर आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी में अपनी यात्रा प्लान करते हैं तो अपने गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर कैरी करें। अगर आप न्यू ईयर पर अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उस समय यहाँ ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इनफैक्ट 15 जनवरी तक आपको यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय विंटर वेकेशन होती है। और लोगों का एक और सवाल रहता है कि पुरानी गुफा कब खुलेगी, तो इस बार अपडेट ये है कि प्राचीन गुफा खुलने वाली है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। उस दिन गुफा खोलकर पूजा अर्चना की जाएगी और कुछ श्रद्धालुओं को गुफा के अंदर दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। गुफा मकर संक्रांति से लेकर होली वाले दिन तक खुली रहती है। जब श्रद्धालुओं की संख्या 5000 तक रहती है तो गुफा को दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है और भीड़ बढ़ जाने पर इसे बंद कर दिया जाता है। मैं दोपहर को करीब 12 बजे वापस नीचे आ गया और इसी के साथ साल 2023 की मेरी श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा संपन्न हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जब आप अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।